हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं पिछले एक सप्ताह तक आपके सामने कोई भी नया वीडियो अपलोड नहीं कर पाया अपरिहार्य कारणों से। लेकिन अब पर डे या ऑल्टरनेट डे मैं आपके सामने वीडियो जरूर भेजूंगा और आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। हालांकि ये आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं कुछ लोगों की नज़रों में उपयोगी है, कुछ की नज़रों में अनुपयोगी है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक है भारत में बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो बायोस्फीयर रिजर्व मतलब संरक्षित जैव मंडल। आपने नेशनल पार्क का नाम सुना है, आपने सेंचुरीज का नाम सुना है, तो बायोस्फीयर रिजर्व का नाम भी सुना होगा। तो प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के सांकेतिक भागों के लिए दिया गया अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है बायोस्फीयर रिजर्व। 1971 से इसकी अवधारणा आई यूनेस्को के द्वारा और पूरे दुनिया में, ऑब्वियसली भारत में भी बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाने लगे। अब बायोस्फीयर रिजर्व को समझने के पहले बायोस्फीयर होता क्या है, बायोस्फीयर क्या होता है, जिसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, जैवमंडल। तो वनस्पतियां हो सकती हैं, जलचर हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत वन जीवों, वनस्पतियों और मानव समुदायों के बीच एक तरह का बैलेंस बनाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, कि इकोलॉजिकल बैलेंस को हम कैसे मेंटेन करें। ओके, अब बायोस्फीयर रिजर्व भी लगभग नेशनल पार्क की ही तरह होता है। इसमें भी एक कोर जोन होता है। कोर जोन में क्या होता है, पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड एरिया, पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र। आपने देखा होगा ना, नेशनल पार्क में भी कोर जोन और बफर जोन और एक ट्रांजिशन जोन जिसे संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। तो देयर आर थ्री पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। फर्स्ट इज कोर जोन, सेकेंड इज बफर जोन, थर्ड इज ट्रांजिशन जोन यानी संक्रमण क्षेत्र। तो कोर जोन में मानवीय गतिविधियां पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, लेकिन रिसर्च की अनुमति होती है बशर्ते वो वहां की इकोलॉजी और वन्य जीवों को नुकसान किए बगैर चलाई जाए। ठीक है। बफर जोन में सीमित पर्यटन की छूट होती है, लाइक फिशिंग भी कर सकते हैं, पशु चराई भी हो सकती है, वन संपदा संग्रहण भी हो सकता है। और ट्रांजिशन जोन जो होता है वहां मानव बस्तियां भी हो सकती हैं, वहां आप खेती भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और मेरे हिसाब से ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जानना कि तीन पार्ट क्या क्या है। ओके, अब हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएं। तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व भारत में जो है, तो हमेशा की तरह हम इसको मैप से पढ़ेंगे। मैप मतलब जीपीएस। ओके, तो मैप मतलब जीपीएस। जीपीएस तो आप बेहतर जानते हैं। देखिए, मैप रीडिंग जो होती है ना, सीधे हमारा दिमाग जो होता है उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है ना। तो इसमें हम नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट की ओर बढ़ेंगे। कहां से, नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट की ओर बढ़ेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट के हम 4 स्टेट लेते हैं। ठीक, सबसे पहले सबसे ईस्ट में जो है अरुणाचल, अरुणाचल के बाद मेघालय, मेघालय के बाद सिक्किम और असम। ओके, क्या क्या, अरुणाचल, मेघालय, असम और सिक्किम। ठीक, और सिक्किम की बॉर्डर केवल एक ही भारतीय राज्य को छूती है, जो है वेस्ट बंगाल। ओके, तो हमने
5 स्टेट कहां के लिए, नॉर्थ ईस्ट के 4 प्लस ईस्ट कोस्ट का सबसे ऊपरी स्टेट वेस्ट बंगाल। फिर हम यहां आए पश्चिम की ओर तो उत्तराखंड, फिर और पश्चिम आए तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो उसको यदि हम क्लासिफाई करें तो 4 कहां के, नॉर्थ ईस्ट के, 1 कहां ईस्ट का, 2 कहां नॉर्थ के। ठीक है, नॉर्थ मतलब पहाड़ी राज्य है ना, तो 4 कौन से हो गए, नॉर्थ ईस्टर्न, अरुणाचल, मेघालय, असम एंड सिक्किम, और नीचे क्या हो गया, वेस्ट बंगाल। पहाड़ी राज्यों में 2 लिए, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ओके, अब यहां पे है क्या, अरुणाचल में है दिहांग दिवांग। क्या है, दिहांग दिवांग। ठीक है, तो अरुणाचल में दिहांग दिवांग में दिवांग नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा। दिहांग वैली है, दिवांग भी वैली है। दिवांग घाटी भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला भी जिला कौन सा है, दिवांग घाटी ही है। मतलब 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक, तो अरुणाचल में हो गया दिहांग दिवांग। फिर आए मेघालय, मेघालय में नोकरेक, नोकरेक हो गया। देखिए यहां पे जिन जिन बायोस्फीयर रिजर्व के डिटेल हमको पढ़ना है, मतलब मटेरियलिस्टिक जो है उनके फैक्ट्स मैं आपको बताते चलूंगा, और जहां कोई भी ज्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो वो वहां पे नहीं बताऊंगा। तो इसमें कुछ नहीं है दिहांग दिबांग में, मेघालय वाले नोकरेक में कुछ नहीं है। असम में आए मानस और डिब्रू सखोबा, 2 है असम में। क्या क्या, मानस और डिब्रू सखोबा। मानस सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, इसलिए नाम उसका क्या पड़ा, मानस। लेकिन मानस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, ये एलिफेंट रिजर्व भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है ना, और भूटान का जो रॉयल मानस नेशनल पार्क है वो इसकी बाउंड्री से लगा हुआ है। तो कल को क्वेश्चन आ सकता ना कि किस नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर दोनों संचालित, मानस हो गया। और गैंडे के लिए तो है ही प्रसिद्ध। ठीक है ना, फिर कहां है, डिब्रू सखोबा। तो डिब्रू सखोबा की आइडेंटिटी है वुड डक। क्या पाया जाता है, वुड डक, सफेद पंखों वाला हंस ऐसा कहते हैं, वो यहां पर वुड डक पाया जाता है। ठीक है, अब इसके पास सिक्किम, असम के पास सिक्किम, सिक्किम से लगा हुआ वेस्ट बंगाल। तो सिक्किम में कंचनजंगा, मैंने अपने पिछले टॉपिक के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में खांग चेंग जोंग का नाम आपको बताया था, वही तो है। इसमें भी कोई ऐसा ज्यादा डिटेल नहीं है। फिर सुंदरवन, तो सुंदरवन डेल्टा भी है, टाइगर रिजर्व भी है, उसको उन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व भी बना दिया है ना। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सेंसिटिव है। मैंग्रोव पाई जाती है, सुंदरी वनस्पति पाई जाती है, उसी के नाम पे तो इसका नाम क्या है, सुंदरवन। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर से तो आप हैं फ्रेंडली। इसके बाद हम पहुंचे नंदा देवी। तो नंदा देवी में ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो मैं आपको बताऊं। नंदा देवी के बाद कोल्ड डेजर्ट हो गया। कोल्ड डेजर्ट के बाद अब हम यहाँ कोस्ट पे पहुंचे, तो ये वेस्ट कोस्ट, ये ईस्ट कोस्ट। तो वेस्ट कोस्ट में जो 5 राज्य है ना, 5 में से हमको लेना है गुजरात और केरला, केवल 2। बीच में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका हमको नहीं देखना है। तो कितना आसान हो गया कि 5 में से केवल सबसे ऊपरी और सबसे निचला है ना। सबसे ऊपर क्या है, रन ऑफ कच्छ, और रन ऑफ कच्छ तो आप जानते ही हैं। तो रन ऑफ कच्छ जो है ना, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, हमेशा ध्यान रखिएगा। लगभग 12,500 के करीब इसका एरिया है। इसमें सुरेंद्र नगर आता है, पाटन आता है, और वो जूनागढ़ वाला गिर नेशनल पार्क भी इससे लगा हुआ है, इसके अंतर्गत नहीं आता पर लगा हुआ है। तो वो सारा एरिया जो है, तो रन ऑफ कच्छ। अब रन ऑफ कच्छ की प्रसिद्धि का कारण घुड़खर, जंगली गधा, जो लोकल लैंग्वेज में क्या कहलाता है, घुड़खर। घुड़खर के लिए प्रसिद्ध है कच्छ का रण। काय के लिए, घुड़खर के लिए, जंगली गधे के लिए। फिर इसके बाद हम पहुंचे कहां, केरला। तो केरला में अगस्ता मलाई,
अगस्ता मलाई ऋषि अगस्त के नाम पर। ऋषि अगस्त का नाम आपने सुनी होगा कि उत्तर से दक्षिण में आर्य सभ्यता का प्रचार और प्रसार करने वाले ऋषि कौन थे? ऋषि अगस्त थे। तो इतनी तो उनकी महिमा है कि उनका नामकरण या उनके नाम पर एक पहाड़ी का नामकरण कर दिया जाए। तो अगस्त्य माला, अगस्त माला या अगस्ता मलाई, जो केरल में, हालांकि इसका अधिकांश हिस्सा केरल में, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा तमिलनाडु में, तो दो राज्यों में फैली हुई, केरल और तमिलनाडु। यहां पे विश्व की प्राचीनतम जनजातियों में से एक कनिकर्ण जनजाति पाई जाती है। ये इसकी स्पेशलिटी होगी। इसकी क्या होगी? घुड़खर, जंगली गधा। इसकी क्या होगी? कनिकर्ण ट्राइब, जो दुनिया की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। अब आए हम तमिलनाडु। भारत का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी। 86 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, 1986 में। ओके, ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। तो वेस्टर्न घाट का पार्ट है, तो इसका मैक्सिमम पार्ट आएगा तमिलनाडु में, थोड़ा सा पार्ट आएगा केरल में, और थोड़ा सा पार्ट ऑब्वियसली कर्नाटका में है। तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका तक विस्तृत है नीलगिरी। पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में बना। तो इसमें ना एक्चुअली 6 नेशनल पार्क शामिल, 6, ठीक है ना। तो अरलम है, मृदुमलाई है, नागरहोल है, बांदीपुर है, और सबसे इंपॉर्टेंट केरल में आपने पाल घाट का नाम नहीं सुना? पाल घाट, ठीक है, पास है। वहां पे एक साइलेंट वैली प्रोजेक्ट चल रहा ना, तो वो भी तो इसी का पार्ट है। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, शांति घाटी परियोजना। क्या है? शांत घाटी परियोजना। फिर तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है ना, मन्नार की खाड़ी, जो समुद्री पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही सेंसिटिव है, ठीक है, हर कोई जानता है। 21 द्वीपों का समूह है, मतलब 21 द्वीपों, छोटे 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 आइलैंड्स हैं, कुछ बड़े भी हो सकते हैं। 21 द्वीपों को मिलाकर ये बना हुआ, इसको 4 हिस्सों में बांटा गया, वो मैं बताना जरूरी नहीं समझ रहा हूं। तो यहां पे पाया जाता है एक हॉक्सविल नाम का कछुआ। समुद्री गाय भी पाई जाती है, समुद्री घोड़ा भी पाया जाता है, लेकिन हॉक्सविल इसकी प्रसिद्धि का कारण। तो इसकी प्रसिद्धि का कारण रन ऑफ कच्छ का घुड़खर, इसकी प्रसिद्धि का कारण कनिकर्ण ट्राइब, इसका मैंने बताई है नीलगिरी का, और मन्नार की खाड़ी का हॉक्सविल। ओके, अब इसके बाद हम पहुंचे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में शेषाचलम हो गया। ओके, शेषाचलम एक छोटी सी माउंटेन रेंज है, इट्स अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, ठीक है ना। लेकिन शेषाचलम, कभी आप वेंकटेश बालाजी मंदिर तिरुपति गए होंगे ना, तो आप यहीं से होके गए होंगे। तो यहां तिरुपति बालाजी का मंदिर है शेष यहां पे, ठीक है ना। और पेन्नार नदी जो है, पेन्नार रिवर जो है ना, वो यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर, ठीक है। तो इस शेषाचलम हो गया। इसके बाद हम पहुंचे उड़ीसा में सिमलीपाल। मैंने जितने भी बताया ना, इसमें जितनी पक्षी सिमलीपाल में पाए जाते हैं कि इंडिया के किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क या सेंचुरीज में 300 से अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। मैं अपनी बात की पुष्टि इस बात से करता हूं कि आपने प्रसिद्ध ऑर्निथोलॉजिस्ट प्रोफेसर सलीम अली का नाम सुना, फॉल ऑफ स्पैरोज उनकी बुक है। उन्होंने पूरा जीवन यहाँ पे बिताया भाई, पक्षियों का अध्ययन करके, और अध्ययन करके तो किताब लिखी फॉल ऑफ स्पैरो, ठीक है ना। तो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है सिमलीपाल। यहां सैंबल के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये भी हिल है छोटी सी, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या पड़ गया? सैमल वृक्ष से सिमलीपाल, ठीक है ना। पक्षियों के लिए प्रसिद्ध। अब उड़न गिलहरी के लिए भी प्रसिद्ध है। ये किसकी अलग पहचान है? काय के लिए? उड़न गिलहरी के लिए। ओके, अब हम पहुंचे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का पहला पचमढ़ी है ऑब्वियसली, है ना। तो मध्य प्रदेश का पहला पचमढ़ी है। तो पचमढ़ी में क्या आता है? पचमढ़ी सेंचुरी है, बोरी घाटी सेंचुरी है, और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। इन तीनों को मिला के ये बना दिया। इसके बाद
पन्ना, पन्ना इज अ न्यूएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। जैसे नीलगिरी पहला है, पन्ना न्यूएस्ट है, कच्छ का रण सबसे बड़ा है, ठीक है ना। अब पन्ना गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है, मालूम ही है, लाल चोंच वाला गिद्ध केवल यहीं पाया जाता है। ओके, इसके बाद एमपीसीजी में है अमरकंटक और अचानक मार, ठीक है। तो ये मैंने आपको 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 17 बता दिए, और 18वां है ग्रेट निकोबार, ठीक है। ग्रेट निकोबार इज अ लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो जो 204 आइलैंड का ग्रुप है ना, बे ऑफ बंगाल में पड़ेगा ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उसमें सबसे बड़ा क्या है, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में भारत का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सॉरी सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है ना, वो भी तो यहीं पे है। पिग्मेलियन कहते हैं, ला हिचिंग कहते हैं, पार्सन पॉइंट भी कुछ लोग कहते हैं, वो यहीं पे तो है, ठीक है ना। यहां पे एक मकैक बंदर पाया जाता है, क्या, मकैक मंकी पाया जाता है, और एक समुद्री गाय डुगॉक, मकैक मंकी और डुगॉक नामक समुद्री गाय पाई जाती है। तो ये काय की पहचान है ग्रेट निकोबार की, ठीक है। तो इस तरह मैंने कुल आपको 18 बायोस्फीयर रिजर्व बताया। अब इसी की तीसरी कड़ी यह है कि यूनेस्को ने 1971 में मैब प्रोग्राम चलाया, मैब MAB, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। ये एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम, अंतर सरकारी मतलब थोड़ा एड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, थोड़ा एड यूनेस्को देता है, ठीक है ना, जिसका उद्देश्य यह है कि मानव और वातावरण के रिलेशन को कैसे हम वैज्ञानिक आधार प्रदान करेंगे, कैसे उनके लिए एक नवाचारी दृष्टिकोण विकसित करेंगे, ये इसका मोटिव है। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत भारत के 11 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने शामिल किया है, और जिसको सबसे पहले शामिल किया ना, वो नीलगिरी है ऑब्वियसली, और न्यूएस्ट मेरे ख्याल से ये आपका सिक्किम वाला थांगचेनजोंग यानी कंचनजंगा। तो 11 जो हैं वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आज ये जो वीडियो अपलोड किया है, या अब रिकॉर्डिंग के बाद मैं करूंगा, ये एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, आपके लिए बहुत उपयोगी है। अब कुछ लोग मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं, मुझे कुछ बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर चुनाव का समय है, चुनाव पे कोई वीडियो डालिए। तो मैं इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड, अभी तक स्वतंत्र भारत में अभी तक जो भी इलेक्शन रिफॉर्म हुए हैं या आपके व्यू में, आपके दृष्टिकोण से क्या होने चाहिए, उस पर एक वीडियो अपलोड करूंगा। और आप जिस तरह मुझे प्यार दे रहे हैं, उम्मीद करूंगा इस वीडियो को भी आप ऐसे ही पसंद करेंगे। अभी तो इनिशियल स्टेज है, सब तक मैं पहुंच नहीं पाया हूं, समय लगता है, लेकिन मैं प्रयास जारी रखूंगा, क्योंकि मैं हारने वालों में से नहीं हूं, और आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करूं। अब कुछ लोग ये कहते हैं सर थोड़ा तो अपडेट हो जाइए। अरे अपडेट हो रहा हूं ना भाई। पढ़ाई का, मेरे दृष्टिकोण में पढ़ाई का सबसे बेहतरीन तरीका है वैदिक शिक्षा, ठीक है। जब तक आप मुझसे प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं होंगे, जब तक ये पेन व्हाइट बोर्ड पे नहीं चलेगा, पहले ब्लैक बोर्ड पे चौक चलती थी, अब ये थोड़ा सा उसका आधुनिक, अब मैं डिजिटल बोर्ड लाता हूं या स्मार्ट बोर्ड लाता हूं, मैंने फटाफट खिसका दिया, आपने फोटो देखा, मैं उसको अपनी बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैं, यदि लगातार मुझ पर दबाव पड़ेगा तो मैं भी स्मार्ट बोर्ड ले आऊंगा, पर मुझे ऐसा पढ़ाना ज्यादा कंफर्टेबल प्रतीत होता है, मैं इसमें ज्यादा कंफर्टेबल, ठीक है ना। कुछ दिक्कतें हैं, लाइट वाइट चमक रहा होगा तो मैं उनको दूर करूंगा। अब जैसे मैंने अपनी ऑडियो क्वालिटी को सुधार ही लिया, आज के वीडियो में आपको बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। तो कुछ कमियां रह जाएंगी, दूर करेंगे, लेकिन आप प्यार लुटाते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सेंड करिए, ठीक है। फायदा आपका भी करिए और दूसरों का भी करवाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।